Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss establishment of Punjab Enforcement and Regulatory Authority. I hope all of you are doing well and good. आपको जैसा कि पता है हम प्रीवियसली 2 लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं. पीरा एक्ट की आज तीसरी वीडियो जो है वो आज हम रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं. पहली जो 2 वीडियोस थी उसके अंदर हमने उसका कॉन्सेप्ट जो एक्ट होता है उसको डिस्कस किया. उसके बाद डेफिनेशंस जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का, उसको हमने डिस्कस किया. आज इसका पार्ट 3 जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे जिसको 1 बाय 1 हम कंसेप्चुअल बेस पे डिस्कस करेंगे ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर हासिल कर सकें. इस चैप्टर का नाम, ये 3rd चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो ये अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये जो एक पावर बनाई जा रही है, ये जो एक पुलिस बनाई जा रही है, ये कैसे बनेगी. ठीक है जी. सबसे पहले है जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी किसको कहते हैं? हाकिम को कहते हैं. इख्तियार जिसके पास हो, इख्तियारात जिसके पास होते हैं उसको क्या कहते हैं जी? अथॉरिटी. ये कैसे एस्टेब्लिश होगी उसको देखते हैं. सेक्शन 1 है जी, द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट establish an authority to be known as Punjab Enforcement and Regulatory Authority for carrying out the purpose of the act. पंजाब हुकूमत क्या करेगी? ये अथॉरिटी कौन बनाएगी? पंजाब हुकूमत. पंजाब की अथॉरिटी है तो पंजाब हुकूमत बनाएगी. द गवर्नमेंट से क्या मुराद है? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था पंजाब गवर्नमेंट. ठीक है जी. नोटिफिकेशन होगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर जिसके तहत क्या होगा जी? एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर हो गया. उसके बाद है जी अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. अथॉरिटी एक ऐसी बॉडी होगी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन. ये जो परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये होगा, परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाली, सक्सेशन चलती रहने वाली. अब ये जो परपेचुअल सक्सेशन है ये एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये है कि जो इदारा बनाया जा रहा है इस इदारे के अंदर बिल फर्ज जो इसके एम्प्लॉयज़ है या इसकी वर्किंग बॉडीज़ है, लाइक मैंने आपको बताया था इसके अंदर हेयरिंग ऑफिसर होगा, SDE होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उनमें से कोई बंदा जॉब छोड़ जाता है, कोई बंदा या फिर वो पूरी एक स्टाफ ही जो है वो फ़र्ज़ करे छोड़ जाता है जॉब, या उनमें से कोई SDO हीयरिंग ऑफिसर किसी की डेथ हो जाती है, तो ये इससे इस अथॉरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है ये कायम रहेगी, हमेशा कायम रहेगी. ठीक है जी. ये एक ऐसा इदारा बनाया गया है, ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी है जो परपेचुअल सक्सेशन है, जो हमेशा कायम रहेगी. एंड अ कॉमन सील. इसकी एक कॉमन सील भी होगी. सील क्या है? स्टैंप होगी इसकी अपनी एक स्टैंप होगी जो इसकी पहचान होगी. विद द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. और ये अपने तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं. मतलब ये एक अलग ही बॉडी है जो परपेचुअल सक्सेशन है, हमेशा कायम रहेगी. इसकी अपनी स्टैंप होगी, अपने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने बिहाफ पे करेगी. Acquire or dispose of property are made by its name, sue or to be sued. और अपने ही नाम से ये किसी पे केस करेगी और अपने ही नाम से इस पे कोई केस किया जाएगा और ये अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी या उसको छोड़ेगी या उसको लेगी. तो ये तमाम चीज़ें, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है. उसके बाद ये एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो परपेचुअल सक्सेशन परमानेंट अथॉरिटी होगी. इसकी अपनी स्टैंप होगी, इसकी अपनी पावर्स होंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और से कर सकें, प्रॉपर्टी ख़रीद सकें. ठीक है. इसका अपना एक नाम चलेगा. ठीक है जी. और इस अपने नाम पे ये केस करेंगे, अगर करना हुआ अपने नाम पे केस लड़ेंगे. ये तमाम चीज़ें ये अथॉरिटी के अंदर होंगी. आई होप कि यहाँ तक आपको अथॉरिटी क्लियर हो गई होगी कि अथॉरिटी क्या चीज़ है. उसके बाद बात करते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अथॉरिटी.
जो हेडक्वार्टर होगा अथॉरिटी का वो पंजाब के कैपिटल के अंदर होगा। पंजाब का कैपिटल कौन सा है? लाहौर है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? लाहौर का होगा। ये अथॉरिटी भी पंजाब की है, तो इसलिए ये पंजाब के हेडक्वार्टर्स से क्या करेगी? आगे चलाई जाएगी। लाहौर में हेडक्वार्टर होगा विद सच ऑफिसेज इन सच अदर एरियाज, और ऑफिसेज पूरे पंजाब में जहाँ पे चाहे बना सकते हैं एज अथॉरिटी में डीम अप्रोप्रिएट, जहाँ पे अथॉरिटी को अच्छा लगेगा अपने ऑफिसेज बनाएगी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा जी? लाहौर के अंदर होगा। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि पीर अथॉरिटी जो बनाई जा रही है, पीर अथॉरिटी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो वो हेडक्वार्टर लाहौर में होगा जी। अब कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगी वो देखते हैं। द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ एज फॉलोज, अथॉरिटी इन चीज़ों पर मुश्तमिल हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने ये माइंड में रखना है कि अथॉरिटी का मतलब है इख्तियारात, हाकिम, हुक्म जिसका चलना है। तो हुक्म बड़े बड़े लोगों का चलता है, तो अथॉरिटी के अंदर भी बड़े बड़े ही लोग होंगे। जो पंजाब के बड़े बड़े लोग हैं वही अथॉरिटी के अंदर होंगे। सबसे बड़ा पंजाब के अंदर कौन होता है जी? सीएम होता है। तो इसमें सबसे पहले कौन है जी? चीफ मिनिस्टर पंजाब। पहला जो मेंबर है इस अथॉरिटी का, ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है वो कौन है जी? सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है ये चेयर पर्सन है। चेयर पर्सन कौन होगा जी? एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अथॉरिटी का चेयर पर्सन कौन है, वो कौन होता है जी? आईजी, डायरेक्टर, इस तरह के 4-5 ऑप्शन डाल के एंड पे कहता है जी सीएम। तो आपने क्या कहना है जी? सीएम पंजाब जो है वो इसका चेयर पर्सन है। उसके बाद सीएम पंजाब से छोटा होता है जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब। ये आपने माइंड में रखना है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब सीएम से छोटा होता है, वो भी इसका क्या है जी? मेंबर है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब। उसके बाद तीसरा मेंबर है जी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। अच्छा, ये जो बड़े हर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कौन थी? सीएम पंजाब, जो आजकल मरीम नवाज साहब हैं। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो जाहिद अख्तर जमान साहब हैं, ठीक है। ये आपने, वैसे मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो भी होगा, आजकल जाहिद अख्तर जमान है, उसके अलावा जो भी होगा जो इस अथॉरिटी में शामिल होगा। उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो भी इस अथॉरिटी के अंदर शामिल है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सीनियर मेंबर, सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, होम सेक्रेटरी। जो होम सेक्रेटरी है वो भी क्या है जी? होम डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। चीफ मिनिस्टर शामिल है, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी शामिल है पंजाब का, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट, ये हो गया जी। उसके बाद प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर होगा इसका मेंबर जी। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसके अंदर इसका मेंबर है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे हेड होता है। उसके बाद है जी सेक्रेटरी सर्विसेज विंग, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, SNGD। ये जो आजकल कुछ अर्सा पहले इसकी आई थी, आपके पास सीट्स भी आई थी SNGD, उसका जो सेक्रेटरी है, उसका जो हेड है वो भी इसका हिस्सा है। सबसे पहले कौन है जी? चीफ मिनिस्टर, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, फिर सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, उसके बाद प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, वो भी इसमें शामिल है जी। ये जो IG होता है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कौन होता है जी? IG साहब। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये भी है जी। उसके बाद जी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये जो क्या कहते हैं म्यूनसिपल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका सेक्रेटरी जो है वो भी होगा। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, वो सेक्रेटरी भी इसके अंदर मेंबर है इसकी अथॉरिटी का, ठीक है जी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का। उसके बाद बात करते हैं जी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है जी, प्राइस कंट्रोल, उसका जो सेक्रेटरी है वो भी इसमें शामिल है। 3 मेंबर्स। अच्छा, यहाँ से कहानी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, MCQ
पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ऊपर वाले हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। ये होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आपको पता था ना, वो जो 5 स्केजुअल्स मैंने बताए थे वहीं से ये लिए गए हैं बेसिकली। वहाँ पे फाइनेंस का भी था इशू, जो इशू है वहाँ के सबसे बड़े बड़े सेक्रेटरी जो हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सेक्रेटरी सारे जो है वो इस अथॉरिटी में शामिल हैं। उसके बाद जो अगली कहानी शुरू होती है वो 3 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 फीमेल मेंबर। इसमें 3 मेंबर्स भी होंगे अथॉरिटी के अंदर। एक उनमें से क्या होंगी, फीमेल, 2 मेल। ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब। असेंबली ऑफ पंजाब का मतलब क्या है जी, MPA होंगे। 3 MPA भी क्या है जी, अथॉरिटी के अंदर शामिल होंगे। इसका मतलब क्या है, क्योंकि 3 मेंबर्स भी अथॉरिटी में शामिल हैं, का मतलब ये है कि जो अथॉरिटी बनाई जा रही है, जो मेंबर ऑफ असेंबली होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होता है, ठीक है जी। पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कौन करता है, मेंबर ऑफ असेंबली। तो मेंबर ऑफ असेंबली 3 लिए जा रहे हैं, उनमें से एक फीमेल भी हैं और 2 मेल हैं। तो वो कहाँ पे हैं, अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड होंगे। द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ। अच्छा, ये तीनों मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट कौन करेगा, पंजाब असेंबली की CM जो होंगी वो नॉमिनेट करेंगे, ठीक है जी। अब आपको 3 मेंबर्स की कहानी पता चल गई। अब वो पूछ सकता है कि पंजाब असेंबली के कितने मेंबर्स इसमें शामिल हैं। अथॉरिटी के अंदर 3 मेंबर शामिल हैं, 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। और ये कौन होते हैं, MPAs होते हैं। क्यों शामिल किए हैं, ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सके, कि पब्लिक, क्योंकि ये नॉमिनेटेड बाय पब्लिक होते हैं। MPA की वोटिंग पब्लिक उनको चुन के भेजती है ना, तो नॉमिनेटेड बाय पब्लिक होंगे, तो इसलिए 3 मेंबर्स भी डाले गए हैं। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स, 3 तो ये थे, अब 4 जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, मतलब उनका किसी ऑफिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 फीमेल मेंबर। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर जिनमें 1 फीमेल और 3 मेल मेंबर्स होंगे। टू बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन पैनल। एक सिलेक्शन पैनल होगा, जो हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था। तो ये एक सिलेक्शन पैनल होगा कुछ लोगों का, ठीक है। ये तकरीबन 3 लोग होंगे, सिलेक्शन पैनल में 3 लोग होंगे जो कि इन 4 लोगों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये आपने याद रखना है जी। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे और एक सिलेक्शन पैनल होगा। उसके बाद डायरेक्टर जनरल साहब भी इसका मेंबर हैं, डायरेक्टर जनरल। अथॉरिटी में अब देख लेते हैं कौन कौन शामिल है, एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं। अथॉरिटी में सबसे पहले तो जो है वो कौन है जी, चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कौन होता है जी, CM होता है। CM आजकल मरीम नवाज साहिबा हैं। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, वो भी शामिल है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, वो भी शामिल है, सीनियर मेंबर है जी। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी शामिल है। उसके बाद IG साहब प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, वो भी शामिल है। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो भी शामिल है। सेक्रेटरी सर्विसेज विंग SNGD का सेक्रेटरी, वो भी शामिल है। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो भी शामिल है। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका अपना प्रोसिक्यूटर भी होना है ना, मैंने बताया था। तो इसका क्या है जी, उसका भी सेक्रेटरी इसमें शामिल होगा, मेंबर। उसके बाद जी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसका भी सेक्रेटरी जो है इसका मेंबर होगा। उसके बाद 3 मेंबर्स होंगे कहाँ से, प्रोविंशियल असेंबली से, MPAs होंगे। उसको रिकमेंड करेंगी, उसको रिकमेंड कौन करेगा, CM पंजाब रिकमेंड करेगा, ठीक है जी। उसके बाद 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जिनको रिकमेंड एक सिलेक्शन पैनल करेगा। उनमें से 1 जो है फीमेल और 3 जो है वो मेल होंगे। उसके बाद डायरेक्टर जनरल साहब, डायरेक्टर जनरल कौन होगा जी, इसका मेंबर होगा अथॉरिटी का। अच्छा, ये जो डायरेक्टर जनरल है इसका जो ग्रेड होता है वो 19 ग्रेड का होता है, ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल है। ये जो अथॉरिटी हमने बना दी इतने बंदों की, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल क्या है। द चेयरपर्सन मे डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू द वाइस चेयरपर्सन फॉर परफॉर्मेंस। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ पंजाब था, ये जो ऊपर देखा था हमने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये भी आपने याद रखना। अब ये जो चेयरपर्सन है वो कहता है कि चेयरपर्सन अपनी अथॉरिटी, अपनी जो उसकी पावर्स हैं वो वाइस चेयरपर्सन को दे सकता है
ऑफ ऑल और एनी ऑफ हिज फंक्शन अंडर दैट, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर वो बिजी है तो अपनी अथॉरिटी किसको डेलीगेट या डेजिनेट कर सकता है, टू द वाइस चेयरपर्सन, ठीक है जी, उसको दे सकता है वो। उसके बाद अगली बात है द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स एट क्लासेस के और आई। के और आई क्या था, ये जो हमने पढ़ा कि 3 मेंबर्स और 4 मेंबर्स, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स और इंडिपेंडेंट मेंबर्स, उनकी अपॉइंटमेंट ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी नोटिफाइड इन। अच्छा, इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, जो 3 मेंबर ऊपर असेंबली वाले हैं और 4 मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, ये जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो इनको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड भी करना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब बावजूद इसके एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 द अथॉरिटी मे को ऑप्ट इन एनी मीटिंग। अच्छा, इसमें कुछ और जो अथॉरिटी चाहेगी किसी और को ऐड करना, इस ये जो लोग थे इनमें कोई और एडिशन करना चाहेगी तो वो ऐड कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ रेलेवेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंशन ऑफ स्केड्यूल लॉ, मतलब स्केड्यूल लॉज के जो बड़े बड़े ऑफिसर होंगे उनमें से भी किसी को इधर अगर डालना चाहे, अथॉरिटी के अंदर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, क्योंकि स्केड्यूल लॉज को भी तो डील करना है ना इस अथॉरिटी ने, पीरा अथॉरिटी ने स्केड्यूल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। द इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं 3 साल के लिए अपॉइंट, इनकी पीरियड कितना है जी इंडिपेंडेंट मेंबर्स का, 3 साल। बट दे शैल सर्व ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इसका मतलब क्या है इस लाइन का, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको 3 साल से पहले भी फारिग कर सकती है। इंडिपेंडेंट मेंबर जो सिलेक्शन पैनल ने नॉमिनेट किए होंगे वो 3 साल के लिए नॉमिनेट होंगे, उन 3 सालों में वो क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहेगी उनको 2 साल बाद भी फारिग कर सकती है। द इंडिपेंडेंट मेंबर मे रिजाइन एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू सर्विस ऑफ 1 मंथ नोटिस टू द गवर्नमेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट मेंबर के इसके हवाले से आपने देख लिया, एमसीक्यूज बन सकता है कि उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट ही कब जब भी चाहे उसको रिमूव भी कर सकती है, सिलेक्शन पैनल के थ्रू अपॉइंट करेगी, ठीक है। उसका पीरियड कितना होगा, 3 साल होगा उसका पीरियड, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी वक्त रिज़ाइन कर सकता है, सिर्फ उसने 1 महीने पहला उस रिज़ाइनेशन का क्या करना है, नोटिस देना है, और वो गवर्नमेंट को नोटिस देने के बाद रिज़ाइन कर सकता है। अब ये जो सिलेक्शन पैनल होना है, इंडिपेंडेंट मेंबर को सिलेक्ट करने वाला पैनल होना है, ठीक है, वो क्या होगा वो पढ़ते हैं। देयर शैल बी अ सिलेक्शन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन्स, 3 पर्सन्स पर मुश्तमिल एक सिलेक्शन पैनल होगा जो 4 बंदों को, 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा। अदर देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें ना ही गवर्नमेंट के बंदे होंगे, ये जो सिलेक्शन पैनल है 3 बंदों का, गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं होगा, और ना ही एमपीए या एमएनएज होंगे, सॉरी एमपीएज होंगे, एमएनए तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रोविंशियल मसला है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, एमपीएज, और पब्लिक सर्वेंट्स क्या, गवर्नमेंट के कोई जो होते हैं सर्वेंट्स होते हैं। टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, तो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो नॉमिनेट करेगी सिलेक्शन पैनल को कि वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स का तयन करें, उनकी रिक्रूटमेंट करें। द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी बाय मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल। अच्छा, ये एक चीज़ है कि मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल का मतलब यह है कि 3 बंदे जो सिलेक्ट करने बैठे हैं उन तीनों ने मिल के ही एक बंदे को सिलेक्ट करना है। वो जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनके लिए वो क्या करेंगे, बहुत सारी वो जो अखबार में देंगे, फिर बहुत सारे लोग उस पर अप्लाई करेंगे ये इंडिपेंडेंट मेंबर बनने के लिए, ठीक है। फिर उनमें से सिलेक्शन पैनल जो है वो किसी 3 को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल 10 बंदों ने उस पर अप्लाई किया था, उनमें से 3 को, वो 3 सिलेक्ट होंगे जिनको मेजॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट करेगी। मतलब 3 बंदे उसको असेसमेंट कर रहे थे तो 2 की एटलीस्ट मेजॉरिटी होगी, तो 2 बंदे जिसको वो एक्सेप्ट करेंगे वो बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द 30 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सच सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये आपने बात याद रखनी है, ये जो सिलेक्शन पैनल है
ये 30 दिन के अंदर ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि सिलेक्शन पैनल कितने दिन के अंदर ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करेगा, वो 30 डेज के अंदर। ठीक है जी। द सिलेक्शन पैनल शैल इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर एंड शैल आफ्टर इंटरव्यूइंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट फॉर देयर अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स। अब क्या होगा कि वो गवर्नमेंट जो सिलेक्शन पैनल है वो एप्लीकेशंस लेगा, ठीक है, वो जॉब्स रिलीज़ करेगा, फिर लोग अप्लाई करेंगे, वही बात है। उसके बाद इंटरव्यू करेंगे, उसका जो असेसमेंट वगैरह करके जो जो उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट कर देगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद डायरेक्टर जनरल शैल प्रोवाइड द सेक्रेटरियल सपोर्ट टू द सिलेक्शन पैनल। ये जो सिलेक्शन पैनल होना है उनको सेक्रेटरियल सपोर्ट का मतलब है उनका टाइम, उनका ऑफिस देना है, उनका टाइम के कब पेपर लेना है उन्होंने, कब इंटरव्यू लेना है, ये सारा वेन्यू ये सारी सिलेक्शन सेक्रेटरियल सपोर्ट होनी है। ये किसने करनी है? डायरेक्टर जनरल का जिम्मे है कि वो सिलेक्शन पैनल की हेल्प करेगा इन तमाम चीज़ों को डिसाइड करने में। ठीक है जी। कैरी आउट ऑफिशियल बिजनेस। तो ये आपको पता चल गया कि सिलेक्शन पैनल क्या होगा। सिलेक्शन पैनल क्या है? इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए 3 बंदों का एक पैनल बनाया जाएगा जिसको सिलेक्शन पैनल कहेंगे। ये 3 बंदे कौन नॉमिनेट करेगा? चीफ मिनिस्टर साहिबा नॉमिनेट करेंगी। इनका कोई एमपीए नहीं होगा या कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला बंदा नहीं होगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो भी ये सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन पैनल वाले 4 बंदे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, उसका एक पूरा प्रोसेस होगा, वो एक जो है वो ऐड देंगे, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद उसको असेस करेंगे, फिर गवर्नमेंट को उनके नाम देंगे, गवर्नमेंट उनकी अपॉइंटमेंट करेगी। उसके बाद ये जो सिलेक्शन पैनल है डायरेक्टर जनरल इनकी क्या करेगा? सेक्रेटरियल सपोर्ट इनको देगा। कोई भी इनको जो काम शाम होना है, इनका डेट्स वगैरह, इंटरव्यू की डेट्स, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये सेक्रेटरियल सपोर्ट होती है और ये कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल साहब। उसके बाद बात कर लेते हैं जी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, बड़े ही इज्जतदार बंदे होने चाहिए, एंड प्रूवन प्रोफेशनल कंपिटेंस इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड कॉरपोरेट। अब ये जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे ये कौन होंगे? ये एक तो माशरे के इज़्ज़तदार लोग होंगे, प्रोफेशनल होंगे, सोशल वर्क करते होंगे, या लॉ के अंदर वो प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन या कॉरपोरेट, यहाँ के जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो इस इंडिपेंडेंट मेंबर अथॉरिटी के बन सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर इफ़ ही, एक पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता अगर हैज़ हेल्ड एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और हैज़ रिमेन्ड अ पब्लिक सर्वेंट इन 6 months। अगर लास्ट 6 महीने वो पब्लिक सर्वेंट रह चुका है, फॉर एग्जांपल उसने कोई गवर्नमेंट जॉब की है, तो वो इसका जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता। इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट मेंबर, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद इज़ फाउंड सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इलनेस, या फिर कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट मेंबर जिसको कोई मेंटल इनकैपेसिटी हो, कोई फिजिकल मसला हो, वो भी इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता। उसके अलावा डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, लोन और टैक्स डिफ़ाल्टर, कोई टैक्स डिफ़ाल्टर हो, बैंकक्रप्ट हो, दिवालिया हुआ हो, ऐसा बंदा भी इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता। होल्ड्स एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कोई उसका जॉब हो, वो भी बंदा क्या है? नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट मेंबर। तो ये आपको पता चल गया कि इंडिपेंडेंट मेंबर कौन कौन नहीं बन सकते, कौन कौन बन सकते हैं। जो बन सकते हैं वो प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, सोशल वर्क करते हों, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई प्रोफेशनल लोग हों, और जिन्होंने क्या है कि ऑफिस जो है लास्ट 6 months से वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा ना हो, फिजिकली और मेंटली फिट हो, डिफ़ाल्टर और लोन या बैंकक्रप्ट वगैरह ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, और सर्विस ऑफ पाकिस्तान से भी उनका कोई कनेक्शन ना हो। उसके बाद इट इज़ इन द सर्विस ऑफ एनी
statutory body or any other body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest. अच्छा, ये एक और चीज़ है कि स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है कि ये जो लॉ है, लॉ से रिलेटेड बॉडी जो होती है उसको स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं. अदर बॉडी विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर ऐसे किसी इदारे से हो जो गवर्नमेंट की तरफ से हो इदारा, ठीक है. गवर्नमेंट के मतलब ऑफिशियल नहीं होने चाहिए, ये बात है मेन. ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे जो डिसमिस हुआ हो, रिमूव हुआ हो या कंपल्सरीली रिटायर हुआ हो, मतलब कोई उसने कांड किया था तो उसको रिटायरमेंट पहले कर दिया देश के और उसको सज़ा के तौर पे रिटायरमेंट दी गई हो. फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्शन और एनी अदर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट करप्शन वगैरह ना हो. ठीक है, ये सिंपल सी बातें जो हर किसी को पता है कि ऐसे बंदे को गवर्नमेंट जॉब के लिए रखा ही नहीं जाता. हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस भी किया हो तो भी इंडिपेंडेंट बन नहीं सकता इंडिपेंडेंट मेंबर. हैज़ एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट मेंबर बनने जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो उसका जो माइंड है वो उसके खिलाफ भी काम करे. समझ रहे हैं बात को. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि उस जॉब के लिए फिट होना चाहिए, उस जॉब के अगेंस्ट उसका कोई माइंड, मेंटालिटी या ऐसा कोई एक्शन या ओमिशन नहीं होनी चाहिए. उसके बाद अथॉरिटी के रिलेटेड है जी मीटिंग ऑफ अथॉरिटी. सेक्शन 7 है जी मीटिंग ऑफ अथॉरिटी. द अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच procedure with regard to transaction of its business and meetings as may be prescribed and until so prescribed as the authority may determine. अच्छा, अथॉरिटी जो है वो किसी भी वक्त अपना टाइम और प्लेस सेट करके अपनी मीटिंग कर सकती है. ठीक है जी. द मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी, जो मीटिंग होंगी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन. जो अथॉरिटी का सदारत है, मीटिंग की सदारत, प्रेसाइडेड ओवर का मतलब सदारत कौन करेगा? चेयरपर्सन, मतलब सीएम ऑफ पंजाब जो है वो इसकी अथॉरिटी की मीटिंग की सदारत करेंगी. और इन हिज एब्सेंस, अगर वो नहीं है, इन हिज एब्सेंस बाय द वाइस चेयरपर्सन, जो वाइस चेयरपर्सन है सेक्रेटरी साहब हैं वो कर लेंगे. विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स by vice chairperson or when the vice chairperson is also absent by the member nominated by the chairperson. फ़र्ज़ करें कि मीटिंग होने जा रही है, उसकी पहली बात तो यह है कि मीटिंग की सदारत कौन करेगा? चेयरपर्सन. अगर वो भी नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन. अगर वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है तो एक बंदा नॉमिनेट करेंगी अपनी जगह पर. कौन? जो सीएम साहबा हैं, मरीम नवाज़ फॉर एग्जांपल हैं जो, या फिर जो सीएम पंजाब होगा वो एक बंदा नॉमिनेट करेगा जो कि क्या करेगा? सदारत करेगा उस मीटिंग की. द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स. अच्छा, ये कोरम क्या होता है? कोरम बेसिकली होता है मिनिमम मेंबर्स. आप ये इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो भी मीटिंग होने जा रही है अथॉरिटी की वो तब होगी जब एट लीस्ट आधे मेंबर्स, अगर फ़र्ज़ करें 10 मेंबर्स हैं तो उनमें से 5 मेंबर्स जो हैं वो होंगे तो मीटिंग होगी. अगर 5 मेंबर्स नहीं है तो फिर मीटिंग करने का फ़ायदा ही नहीं. आधे मेंबर्स भी नहीं है तो कोरम कितना होना चाहिए? 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स. ठीक है जी. ये भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि मीटिंग जो अथॉरिटी की होगी उसका कोरम कितना होगा जी? 1/2. डायरेक्टर जनरल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी. जो डायरेक्टर जनरल है, चेयरपर्सन साहब कोई मीटिंग करनी है फ़र्ज़ करें तो चेयरपर्सन साहब क्या करेंगी? डायरेक्टर जनरल को कहेंगी कि आप मीटिंग बुलाएं, सब लोगों को बुलाएं. ठीक है जी. डायरेक्टर जनरल ये काम करेगा, तमाम लोगों से कोऑर्डिनेशन करेगा और मीटिंग कॉल करवाएगा. डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. जो अथॉरिटी फैसला लेगी वो जितने भी लोग मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होंगे उनकी मेजॉरिटी की वोटिंग करवाई जाएगी और वो डिसीजन ले लिया जाएगा. इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स द चेयरपर्सन आर इन हिज एब्सेंस द पर्सन प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग एज द केस में बी शैल हैव अ कास्टिंग वोट. अच्छा, फ़र्ज़ करें कि कोई एक डिसीजन लिया गया और फिर उस पर वोटिंग करवा ली गई. उसकी 2 सिचुएशन है, या फिर एक मेजॉरिटी के वोट ज़्यादा निकल आए तो फिर वो
जो कहेगी वही डिसीजन ले लिया जाएगा। अगर वोट बराबर हो जाते हैं, दूसरी सिचुएशन में अगर वोट बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है, एक्स्ट्रा वोट होगा। किसका, जो बंदा सदारत कर रहा है मीटिंग की, अगर सदारत चेयरपर्सन कर रहा है तो चेयरपर्सन को कास्टिंग वोट होगा, अगर सदारत सेक्रेटरी कर रहा है तो सेक्रेटरी के पास कास्टिंग वोट होगा, अगर कोई नॉमिनेटेड बंदा है तो नॉमिनेटेड के बाद नॉमिनेटेड बंदे के पास क्या कास्टिंग वोट की पावर होगी, वो एक आखिरी कास्टिंग वोट देगा, जिसको भी देगा उसके हक में क्या हो जाएगा कि डिसीजन जो है वो उनके मुताबिक हो जाएगा। सो दिस इज़ the voting of in the authority. Director General shall maintain a complete record of the minutes and decisions of the authority. जितनी भी बातें अथॉरिटी के अंदर होती हैं उनको कहते हैं मिनट्स ऑफ अथॉरिटी। मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं, कोई भी बंदा बात कर रहा है मेंबर का, तो उसको मिनट्स एंड डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी को मेंटेन किसने करना है जी, डायरेक्टर जनरल। पहली बात है, मीटिंग बुलाई किसने थी, डायरेक्टर जनरल ने बुलाई थी, किसके कहने पे, चेयरपर्सन के मैंने। अब डायरेक्टर जनरल ने क्योंकि मीटिंग बुलाई है तो फिर डायरेक्टर जनरल ही मैनेज करेगा ना, तो वहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट बातें होंगी, कोई भी डिसीजन होगा, उस को सबको मेंटेन कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल। नो एक्ट, डिसीजन, ऑर्डर और प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी और अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड। जो डिसीजन या एक्ट या ऑर्डर वो अथॉरिटी बना लेगी वो इनवैलिड नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता। आगे है जी, मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी और द कमेटी, कि कोई भी फॉर एग्जांपल एक बंदा एक डिसीजन ले लिया गया कि एसडीओ की कि ये वर्किंग है और एक स्टेशन पे एसडीओ साहब है ही नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो डिसीजन लिया गया वो गलत है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे एसडीओ आ जाएगा, ठीक है जी, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करवा लेगा। तो ये था जी, क्या चीज़ था, अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ी कि उसकी मीटिंग कैसे होगी। मीटिंग का पता चल गया, मीटिंग जो है वो तब होगी जब कोरम हाफ होगा। इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, कोरम हाफ होगा तो मीटिंग होगी। मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, चेयरपर्सन करेगा। चेयरपर्सन नहीं है तो सेक्रेटरी करेगा। वाइस चेयरपर्सन जो होता है वो भी नहीं है तो नॉमिनेशन करेगा। चेयरपर्सन किसी बंदे को नॉमिनेट कर देगा सदारत के लिए, वो सदारत करेगा, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्टर जनरल को कहा जाएगा कि आप मीटिंग बुलाएं, वो मीटिंग बुलाएंगे। उसके बाद उस मीटिंग की तमाम रिकॉर्ड्स और मिनट्स जो हैं उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कौन करेंगे, डायरेक्टर जनरल साहब करेंगे। उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए वोटिंग करवाई जाएगी। अगर वो वोटिंग टाई हो जाती है, इक्वल वोट्स आ जाते हैं, तो एक कास्टिंग वोट होगा जो चेयरपर्सन या उस टाइम जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो सदारत कर रहा है उसके हक में एक वो कास्टिंग वोट होगा और वो डिसीजन को डिसाइड करेगा। ठीक हो गया जी, ये टोटल कहानी थी। उसके बाद चलते हैं जी डायरेक्टर जनरल साहब की तरफ। डायरेक्टर जनरल भी है ना इसका मेंबर, तो वो देखते हैं जी। द चीफ मिनिस्टर में अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ बेसिक स्केल 19 और अबव फ्रॉम द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब CSS टाइप करके आया होगा, 19वें स्केल का बंदा होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगी, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो आजकल की है, या चीफ मिनिस्टर जो भी आगे पंजाब का होगा वो उसको अपॉइंट करेगा। और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज वहाँ से PMS करके आया होगा या CSS करके आया होगा। इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड अनटिल सो प्रेस्क्राइब्ड एज द चीफ मिनिस्टर मे डिटरमिन। कोई भी कंडीशंस और टर्म्स रखी जाएंगी या फिर कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन बना सकता है जिसकी बुनियाद पर जो है वो डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल की जो स्केल होगा वो 19 होगा और ये क्या है, CSS या PMS का ऑफिसर होगा। द डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन। अब ये डायरेक्टर जनरल की ड्यूटीज़ बता रहे हैं जी। द डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी। ये जो पूरी अथॉरिटी है इसकी मैंने पहले भी आपको बताया कि मेंटेनेंस, सुपरविजन, ये तमाम चीज़ें वो क्या करेगा, अथॉरिटी की ख्याल रखेगा। शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ द एक्ट। पर्पजेज ऑफ द एक्ट, जो एक्ट के मकासद हैं उनको कैरी आउट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा।
Director General shall be responsible for performing secretarial functions and providing support to the authority. Secretarial functions जितने भी होंगे, मसलन अथॉरिटी की मीटिंग कब होंगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट, उसको कंडक्ट करवाना, ये तमाम सेक्रेटेरियल फंक्शंस जितने भी हैं वो तमाम कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल करेगा। उसके बाद डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज आर नॉमिनेटेड इन द एक्ट आर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड आर डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी। जो भी पावर्स उसको दी जाएंगी वो उसको एक्सरसाइज करेगा। अब डायरेक्टर जनरल का आपको पता चल गया कि डायरेक्टर जनरल एक ऐसा बंदा होगा जो CSS या PMS के 19वें स्केल का ऑफिसर होगा। उसको नॉमिनेट कौन करेगा? CM नॉमिनेट करेगा, चेयरपर्सन जो होता है, ठीक है। उसकी आगे कुछ कंडीशंस या टर्म जो है वो डिफ़ाइन हो सकती हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। उसके बाद उसकी ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो सुपरविजन, डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद जो पर्पस है एक्ट जो है उसको क्या करवाना, रिस्पॉन्सिबल है उसको, जो उसके पर्पसेस हैं उनको कैरी आउट करवाने का भी इसी पे ज़िम्मा होता है डायरेक्टर जनरल पे। डायरेक्टर जनरल जो है वो सेक्रेटेरियल फंक्शंस भी करेगा, ये भी आपने याद रखना है। और जो भी उसको फंक्शन असाइन किए जाएंगे वो अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देगा। ये था जी डायरेक्टर जनरल ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद कमेटीज़ की बात करते हैं। कमेटीज़ क्या होंगी? द अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूट सच कमेटीज। अथॉरिटी ऐसी कमेटीज़ बना सकती है एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ द एक्ट। अगर जो एक्ट है उसके मकासद को हासिल करने के लिए अथॉरिटी चाहे तो कमेटीज़ भी बना सकती है, ठीक है जी। कमेटीज़ कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप होता है। एंड सच कमेटीज़ शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी असाइन टू देम बाय द अथॉरिटी। और ये कमेटीज़ वो फंक्शन और वो पावर्स एक्सरसाइज करेंगी जो उनको अथॉरिटी कहेगी। अब अथॉरिटी ने कोई फॉर एग्जांपल काम करवाना है, इस एक्ट के रिलेटेड कोई इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, उसके लिए स्पेशल कमेटी बनानी पड़ती है, तो वो अथॉरिटी बना सकती है और वो फिर कमेटी उन फंक्शंस को जो अथॉरिटी उनको असाइन करेगी वो परफॉर्म करेगी। सब्जेक्ट टू सेक्शन 1 द कमेटी में को ऑप्ट एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर ऑफ अथॉरिटी। कमेटी के अंदर कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि अथॉरिटी चाहेगी लेना टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कमेटी। कमेटी के अंदर मीटिंग को अटेंड करना, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम जो सेक्शंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।